Assalamu alaikum class, this is your teacher Hafsa Khan. The chapter that we are on is the price adjustment mechanism with flexible and fixed exchange rates. And the topic that we are going to start today is 16.4 Stability of Foreign Exchange Market. First we'll discuss what the concept is behind it, then we'll talk about its graphical analysis, and then we'll conclude it. There are three conditions which are given about if the foreign exchange market will be stable और unstable. स्टेबल उस वक्त होती है, दो कंडीशंस हैं जो बताएंगे कि स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है. फर्स्ट उस वक्त होता है जिस वक्त आपका जो सप्लाई कर्व है फॉरेन करेंसी का वो हो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो. सेकंड कंडीशन होती है अगर सप्लाई कर्व फॉरेन करेंसी इफ इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड it is less elastic or steeper than the demand curve for foreign exchange. थर्ड वो बताएंगे कि foreign exchange market is unstable. उस वक्त foreign exchange market unstable होती है अगर आपका supply curve for foreign exchange negatively sloped हो और ये क्या हो if it is more elastic or more flatter than the demand curve for foreign exchange. अब इन तीन चीज़ों का क्या लिंक है वो हम आगे देखते हैं. यहाँ पर थ्री पैनल्स उन्हें दिए हुए हैं. जो फर्स्ट और सेकंड पैनल है वहाँ पर आपका जो है ना मार्केट्स वो हैं जो स्टेबल हैं. ये वाली और ये वाली मार्केट्स स्टेबल हैं. तो जो आपकी है ना फर्स्ट मार्केट वहाँ पर आपका ये वही डायग्राम है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई की फॉर यूरोस जो कि 16.1 में हमने मोर इलास्टिक पार्ट डिस्कस किया है. ये बिल्कुल वैसी ही है. अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जिस वक्त आपकी मार्केट फॉरेन एक्सचेंज की टू कंडीशंस हैं जिसमें वो स्टेबल होती है. एक उस वक्त होती है जिस वक्त सप्लाई फॉर यूरो पॉजिटिवली स्लोप्ड हो. ये फर्स्ट केस हम डिस्कस कर रहे हैं अपने जो लेफ्ट मोस्ट पैनल है उसके अंदर. यहाँ पर देख लें कि कहाँ पर जाकर इक्विलिब्रियम आ रहा है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. वहाँ पर यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आर है वो है ये 1.20. वर्टिकल एक्सिस पे दिया गया है आपको एक्सचेंज रेट डॉलर ओवर यूरो और जो आपके एक एक्सिस है यहाँ पर आपको क्वांटिटी ऑफ यूरो दी गई है. अच्छा जी, इक्विलिब्रियम है जहाँ पर एस ए सप्लाई फॉर डॉलर डिमांड फॉर डॉलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर. वहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी है फॉर यूरोस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 10 और जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो है आर इक्वल टू 1.20. अब वो कह रहे हैं क्या होगा कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाए, एक्सचेंज रेट अगर कम हो जाए, एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब क्या है, जिस वक्त आपका आर कम हो रहा है इसका मतलब है कि अब आपको कम यूनिट ऑफ डॉलर देकर आप ज़्यादा यूरोस ख़रीद सकते हो. तो आपका डॉलर जो है वो जिस वक्त अप्रिशिएट हो रहा हो, जब डॉलर अप्रिशिएट होता है तो क्या होता है कि आपकी जो होती है ना इंपोर्ट्स वो आपके लिए क्या हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं. इंपोर्ट्स की जो डिमांड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट्स अब आपके लिए चीप हैं और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाती हैं. तो एक्सपोर्ट्स के लिए जो डिमांड है वो फॉरेनर्स की वो हो जाती है कम जिस वक्त आपका डॉलर वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिस वक्त आपके इंपोर्ट्स के लिए आप डिमांड ज़्यादा करोगे तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका ये था वो एक्सचेंज रेट जहाँ पर कम हुआ है एक्सचेंज रेट 1.20 से 1 की तरफ आया. इस टाइम पे क्या हुआ कि इंपोर्ट्स के लिए डिमांड ज़्यादा हुई है तो इसका मतलब है इंपोर्ट्स पर आपने पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी जो कि यहाँ पर दी जा रही है यूरोस. तो यूरोस में जब आपने पेमेंट करनी है इंपोर्ट्स पर डिमांड ज़्यादा होने पर तो आप डिमांड फॉर यूरोस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी क्योंकि डिमांड कर फॉरेन करेंसी का आता है इंपोर्ट मार्केट से. सेकंड जो इफेक्ट आएगा एक्सचेंज रेट कम होने का वो ये है कि जिस वक्त सप्लाई फॉर यूरोस जो एक्सपोर्ट मार्केट से जनरेट होता है आपके पास कर अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा कि जिस वक्त एक्सपोर्ट्स आपकी डॉलर अप्रिशिएट होने से महंगी हो गई हैं तो जो फॉरेनर्स हैं वो अब आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए जो डिमांड है वो कम कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई हैं. तो जिस वक्त एक्सपोर्ट्स के लिए डिमांड कम होगी तो वो
आपको उतनी वो आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आपके मुल्क के अंदर जो यूरोस की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। तो सप्लाई फॉर यूरोस कम हो गई है और डिमांड फॉर यूरोस ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ना, सप्लाई कम है, डिमांड फॉर यूरो ज़्यादा है, तो ये जो गैप जनरेट होगा कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, और ये किस वक्त हो रहा है, जिस वक्त एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट आ रहा है 1 के ऊपर। तो ये जो गैप है, ये वही गैप आ गया जो हमने जहाँ से शुरू की थी इस इकोनॉमी की सारी बात। यहाँ पर इस इकोनॉमी को करंट अकाउंट डेफिसिट फेस करना पड़ रहा था, जहाँ पर इसके डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी वाज ग्रेटर देन द सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। तो ये जो डेफिसिट है वो ये इसको फेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होगी। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट क्या होगी कि जिस वक्त किसी कंट्री का होता है डिमांड, आपको पता है कि जो नॉर्मल लॉजिक होता है वो क्या होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की प्राइस जो होती है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो जिस वक्त यहाँ पर ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ज़्यादा होती है और सप्लाई जो है वो कम है, तो डिमांड ज़्यादा होने से प्रेशर आता है इस करेंसी के एक्सचेंज रेट पर, और वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इस स्टेबल मार्केट में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी और ये जो एक्सचेंज रेट में चेंज आया है ये वापस फिक्स हो जाएगा। इसी वजह से ये जो एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ वो ये शो कर रहा है कि जो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई फॉर यूरोज हुआ था वो वापस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की प्राइसेस हाई होना शुरू हो जाती हैं, तो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ ये चला जाएगी मार्केट और स्टेबिलिटी यहाँ पर बरकरार रहेगी। नेक्स्ट बात इसी डायग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाए 1.20 से 1.40 पे चला जाए, एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाए। एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि डॉलर ओवर यूरो ये था, तो आपके जो है अब डॉलर्स आप ज़्यादा पे कर रहे हो आप अपने यूरोज से एक्सचेंज करने के लिए, तो उसमें ये कंडीशन ये फ़र्क आता है कि अब डॉलर जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है। डॉलर की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, जिस वक्त एक्सचेंज रेट ज़्यादा हुआ। तो इससे ये इफेक्ट आएगा कि डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो डॉलर टर्म में अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं, वो हो जाएंगी चीप। ठीक है जी, जिस वक्त एक्सपोर्ट्स चीप होती हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इस कंट्री के लिए जो फॉरेनर्स हैं वो ज़्यादा कर देंगे कि इनकी एक्सपोर्ट चीप हो गई हैं। एक्सपोर्ट चीप हो गई, सेकंड इफेक्ट इसका क्या आया कि जो इम्पोर्ट्स थी वो आपकी करेंसी चूँकि डिवैल्यू हो गई है तो आपकी करेंसी के लिए कुव्वत ख़रीद कम हुई है और आपके लिए जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इम्पोर्ट्स हो गई हैं एक्सपेंसिव हो गई हैं, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो जिस वक्त इम्पोर्ट्स महंगी होती हैं तो इम्पोर्ट्स के लिए जो डिमांड होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी।